हेलो डियर, आज के वीडियो में स्वागत करता हूं जितने भी माय डियर सेकेंड ईयर है। तो आज मेंटल हेल्थ नर्सिंग के एक बहुत ही शानदार प्रश्न, और ये प्रश्न अक्सर जो है 10 नंबर में पूछे जाते हैं। तो चलिए इसको मैं आप लोग को यहाँ पे दिखा देता हूँ कि आखिर जो है क्या दो प्रश्न लेकर आए हैं। तो आप लोग समझ लीजिए कि यह मेंटल हेल्थ का 20वां नंबर का वीडियो है, ठीक है। अगर इससे पहले 19 वीडियो तक नहीं देखे तो जाके प्ले लिस्ट में मेंटल हेल्थ 2022 से 23 का जरूर देखें, समझ गए। और मैं ये बार बार कह रहा हूँ कि माय डियर, पढ़ना आप शुरू कीजिए, अच्छे से पढ़िए, क्योंकि अब आपका कंपटीशन जो है सभी जगह कंपटीशन लागू हो रहा है। तो ऐसे में आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ओके। देख लीजिए, अनिवार्य क्रियाबाध्यता, इसे स्नायु विक्षिप्त कहते हैं या इसे चिंताग्रस्त मनोविकार भी कहते हैं, ठीक है। देख लीजिए, इसे प्रेत बाधा विकार, कारण, ओसीडी के प्रबंध और जो है लक्षण सब चीज़ पूछेगा। ओसीडी का फुल फॉर्म होता है ऑब्सेशन कंपल्सन डिसऑर्डर, ओसीडी, ठीक है। और जब ये आप पढ़िएगा, यह चूँकि एक मानसिक समस्या है, तो इसको पढ़िएगा तो आपको लगेगा कि हाँ ये बातें तो सही है, सभी लोग कहीं ना कहीं इससे प्रभावित होता है। बट अगर कोई व्यक्ति इससे ज़्यादा प्रभावित होने लगे, इस प्रकार के लक्षण अगर ज़्यादा आने लगे किसी व्यक्ति में, तो फिर हम लोग समझते हैं कि उसको ओसीडी हो चुका है, ठीक है। और यह एक प्रकार का हमारा न्यूरोसिस टाइप का बीमारी होता है, तो ये समझिए, ठीक है ना। चलिए ओसीडी को हम लोग देखते हैं। अब ओसीडी को कहीं कहीं चिंताग्रस्त विकार भी आएगा, तो टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। देखिए, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। कंपल्सिव मतलब क्या होता है? कंपल्सिव मतलब कंपल्सरी जो होता है ना, कंपल्सरी का मतलब क्या होता है? अनिवार्य, तो उसी से कंपल्सिव बना है, ठीक है। और ऑब्सेसिव का मतलब होता है बार बार, ठीक है, बार बार जो क्रिया को बार बार दोहराया जाए वही ऑब्सेसिव या ऑब्सेशन से लिया गया ऑब्सेसिव है, ठीक है। कंपल्सरी से लिया गया कंपल्सिव है, और डिसऑर्डर मतलब विकार है, ठीक है। यानी वैसा क्रिया, वैसा काम जिसे बार बार जो है दोहराने की जो है बाध्यता आ जाए, अनिवार्य आ जाए व्यक्ति के अंदर, वही जो है डिसऑर्डर एक बन जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? अनिवार्य क्रिया बाध्यता स्नायु विक्षिप्त कहते हैं, या इसी को चिंताग्रस्त मनोविकार भी कहते हैं, ओके। चलिए आगे देखते हैं। इस रोग में व्यक्ति के दिमाग में कोई एक विचार बार बार आता है। देखिए, मैं सीधा सीधा नॉर्मली बता दूं तो ओसीडी एक ऐसा बीमारी है जो किसी व्यक्ति को किसी भी काम को करने के लिए जो है बाध्यता करता है। और जब व्यक्ति के अंदर काम करने की बाध्यता आ जाता है तो वह एक ही काम को बार बार करने लगता है, रिपीटेशन में करने लगता है। उसे लगता है पूर्ण काम हो गया है, फिर भी उसे लगता है कि अभी काम जो है पूर्ण नहीं हुआ है, अपूर्ण है। जैसे व्यक्ति हाथ धो लेगा, लेकिन देखते होइएगा कोई ऐसे व्यक्ति होता है जो हाथ धोने के बाद भी जो है अपने हाथ को बार बार देखेगा और फिर से हाथ धोना शुरू करेगा, फिर दोबारा हाथ धोना शुरू करेगा। उसी प्रकार से देखते होइएगा कि आप जो है कभी कभी ऐसे असमंजस में पड़ जाते हैं कि आप खाना बना रहे होते हैं और उधर कोई काम कर रहे होते हैं। आप खाना बना के गैस बंद कर चुके हैं, लेकिन आप कोई काम में बिजी होने के कारण जो है आपको अचानक से दिमाग में ये थिंकिंग आने लगता है, विचार आने लगता है कि वो आप तो खाना बना रहे थे, गैस बंद किए हैं कि नहीं बंद किए हैं, बंद किए हैं कि नहीं बंद किए हैं। मतलब इस तरीका से जो है आपके माइंड में थॉट उत्पन्न होने लगता है, और वह आपको बाध्य कर देता है कि आप पुनः जाके गैस के पास देखिए कि गैस बंद किए हैं या नहीं किए हैं। तो यह एक प्रकार से बाध्यता हो जाता है, जो पुनः किसी काम को करने के लिए जो है बाध्य कर देता है, ठीक है। तो कंपल्सन का मतलब, कंपल्सिव का मतलब ही होता है बाध्यता, मतलब बाध्य करता है करने के लिए, ठीक है। और ऑब्सेसिव का मतलब ही होता है कि रिपीटेशन में बार बार, समझ गए। तो कोई भी काम को बार बार करने की बाध्यता हो तो उसी को ओसीडी कहते हैं, समझ गए। अब दूसरे भाषा में समझिए, जैसे आप रूम से बाहर निकल रहे हैं, ठीक है, ताला आप लगा चुके हैं, कुछ दूर गए रास्ते पर तो आपको अचानक से दिमाग में ख्याल आया कि जो है गेट में हम ताला मारे हैं नहीं मारे हैं, गेट मेरा खुला तो नहीं है। मतलब आपको ये एहसास होता ही नहीं है, कॉन्फिडेंट आप रहते ही नहीं है कि हाँ हम गेट में ताला मार के आए हैं। आपको बाध्यता, जैसे यह विचार उत्पन्न होता है आपके माइंड में, आपके अंदर बाध्यता आने लगता है, और आप पुनः क्या करते हैं, रास्ता से वापस आते हैं, गेट पर देखते हैं, तो गेट को आकर देखते हैं तो देखते जा ताला तो लगा हुआ है। तो यही बाध्यता होता है, समझ गए। उसी प्रकार से कोई व्यक्ति अपने हाथ धो रहा है, हाथ को बार बार देखेगा, फिर से धोएगा, देख लेगा, फिर से धो लेगा। हाथ साफ है लेकिन उसको लगेगा कि हाथ मेरा अभी भी गंदा है, और बार बार करेगा, बार बार हाथ धोगा। तो इस टाइप से जो काम को बार बार करने के लिए जो है आपके अंदर बाध्यता अगर आ जाता हो और आप पुनः उस काम को करने लगते हैं, तो यही ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होता है, ओसीडी। इसको नॉर्मल भाषा में प्रेत बाधा कहा जाता है, ठीक है।
ये समझ गए। और इसको जो है हम लोग देख सकते हैं, आपको मैं अच्छे से समझा दिया। बाकी देख लीजिए, इस रोग में व्यक्ति के दिमाग में एक विचार बार बार आता है, कोई भी थॉट बार बार आएगा। हालांकि वह व्यक्ति यह जानता है कि यह विचार गलत है, किंतु तभी उसे दिमाग से हटा नहीं पाता है। हम जानते हैं कि ये चीज़ें हम रूम में ताला मार के आ चुके हैं, लेकिन फिर भी जो है हम अपने रूम के ताला मारने के प्रति असमंजस है, श्योर नहीं है कि हम ताला मार के आए हैं। हम अपने दिमाग से उस बात को हटा ही नहीं रहे हैं कि हाँ हम ताला मार के आए हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है। असमंजस में पड़ जाते हैं। ऐसा विचार आता है कि ओ ताला तो मार दिए, लेकिन आपके मन में आता है कि ताला हम नहीं मारे हैं कि नहीं मारे हैं। तो तरह के विचार में पड़ जाते हैं और वापस से हम आकर देखते हैं तो ताला लगा होता है। तो यही कहता है कि इस प्रकार के रोग में व्यक्ति के अंदर एक ऐसा विचार उत्पन्न होता है जो वह व्यक्ति जानता है कि यह बात गलत है, ये बातें हम कर चुके हैं, लेकिन फिर भी जो है वह जो है उसे अपने दिमाग से नहीं हटा पाता है। जैसे हम जान चुके हैं कि मेरा हाथ क्लीन हो चुका है, हाथ हम धो चुके हैं, साफ़ हो चुका है, लेकिन फिर भी हम श्योर नहीं है, फिर भी जो है हम उससे जाकर दोबारा हाथ धोने लगे। तो इसी प्रकार से जो भी काम में आपको रिपीटेशन यानी बार बार करने के लिए आपके अंदर बाध्यता आता हो, वही जो है कंपल डिसऑर्डर कहलाता है। ठीक है, ओसीडी। यह विचार रोगी के विशेष कार्य को बार बार करने के बाद करते हैं, जिसे कंपल्सन कहते हैं। अब जो भी विचार, जो भी थॉट आपके दिमाग में आया और वह थॉट को अगर आप बार बार करने के लिए बाध्य होते हैं तो उसे कंपल्सिव कहते हैं। मतलब कोई भी काम को अगर आप बाध्य होते हैं कि नहीं करना ही है ये काम है, तो वह कंपल्सिव होता है, कंपल्सन से कंपल्सिव होता है और इसे बाध्यता कहते हैं। मतलब एकदम जरूरी है, ठीक है, और व्यक्ति करता ही है, बाध्य हो जाता है। तो वे रोगी जिनमें इन विचारों को बार बार आना एवं कार्य करने की बाध्यता दोनों ही पाए जाते हैं, तो रोगी इस अवस्था को ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कहते हैं। अब जब रोगी में मान गए कोई विचार आ गया, अचानक से थॉट आ गया कि हम जो है, जबकि ऐसे रियलिटी होता नहीं है। रियलिटी में समझिए तो आप खाना बना के अपने गैस को बंद कर चुके हैं लेकिन और अपना काम में लग गए हैं, लेकिन अचानक से आप कहीं हैं, आपको विचार आ गया, ओहो हम तो खाना बना रहे थे, हमारा सब चीज़ जल गया होगा, मेरा गैस चालू ही होगा। इस तरह से आपके अंदर एक ऐसा विचार उत्पन्न हो जाता है जो आप जो है उस विचार को दोबारा से करने के लिए, मीन्स दोबारा से गैस के पास जाकर देखने के लिए आप बाध्य हो जाते हैं। और यही काम, यही क्रिया जो बार बार उत्पन्न हो और उसे करने के बाध्यता आ जाए, तो दोनों एक साथ जब आ जाए तो यही ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कहलाता है। ओके, कोई दिक्कत नहीं, समझा दिए। चलिए, ये हो गया। अब उदाहरण मैंने आपको बहुत सारा दे दिया। एक और उदाहरण है। उदाहरण के लिए किसी स्थान पर ताला लगा देने के बाद भी व्यक्ति को शंका रहता है कि वह शायद ताला खुला छोड़ दिया। वही बातें हैं कि गेट में ताला मार दिए हैं, लेकिन कुछ दूर गए, काम पर जा रहे हैं, लेकिन रास्ता पर याद पड़ा कि वो शायद गेट में ताला नहीं मारे हैं और पुनः रास्ते से वापस आके देखते हैं तो ताला तो लगा रहता है। रियलिटी यही रहता है कि लगा हुआ है, सब चीज़ ठीक है, लेकिन फिर भी व्यक्ति को लगता है कि नहीं, ताला नहीं लगा है या फलाना काम नहीं हुआ है। तो ये सब चीज़ें होता है। उदाहरण समझ गए। चलिए, ये हो गया। अब देखिए इसके होने के कारण क्या होते हैं। अब कोई भी रोग होता है, मानसिक रोग हो चाहे कोई भी रोग हो, उनके होने का कोई ना कोई कारण होगा। अब इसी प्रकार ओसीडी का भी कारण है। ओसीडी के कारण में आनुवांशिक फैक्टर सबसे महत्वपूर्ण होता है। जैसे 5 से 7% जो व्यक्ति होता है या बच्चा कहिए, उसमें जो है आपको 5 से 7% जो है माता पिता के इस रोग से बच्चे को पड़ सकते हैं। मात्र 5 से 7% जो होता है ना, यह जो है माता पिता से बच्चों पर पड़ सकता है प्रभाव जेनेटिक फैक्टर में। 80 से 90% जो होता है मोनोजाइगोटिक तथा 50% जो है डाइजाइगोटिक यानी जुड़वा में इस प्रकार का विकार होता है। ठीक है, 5 से 7% जो माता पिता से बच्चे में होता है ना, तो अगर बच्चा अगर सिंगल हुआ है तो 80 से 90% संभावना होता है होने का। अगर बच्चा जुड़वा है तो फिर 50-50 का बात आ जाता है। ठीक है, तो यही जो है जेनेटिक्स फैक्टर होते हैं। लेकिन माता पिता से कितना परसेंट होगा? 5 से 7%। इसी से 5-7% में अगर बच्चा सिंगल हुआ है, जो अधिकतर व्यक्ति को होता है, तो उसे 80 से 90% जो है होगा, यही 5 से 7%। अगर 2 बच्चा जुड़वा है, डाइजाइगोटिक है, तो उसे 50% होने की संभावना दोनों में बन सकता है। तो ये हो गया जेनेटिक्स फैक्टर। दूसरा है बायोलॉजिकल फैक्टर। बायोलॉजिकल फैक्टर के मतलब होता है कि ब्रेन में कोई ऐसे प्रॉब्लम के कारण, जैसे गैर आक्षेप अपसार, ठीक है ना, मतलब नॉन कन्वल्सिव एपिलेप्टिक जो मूर्छा आता है ना, जिसे मिर्गी कहते हैं, वह विकार हो सकता है। समझ गए, जो कि एक बायोलॉजिकल विकार है। न्यूरोट्रांसमीटर सेरोटोनिन की अनियमितता, मतलब ब्रेन में जो हमारा इलेक्ट्रिक सिग्नल देता है न्यूरोट्रांसमीटर सेरोटोनिन, जो हमारा केमिकल एक हमारे दिमाग में रासायनिक चीज़ें हैं, इसमें अनियमितता से जो है यह बायोलॉजिकल फैक्टर हो सकते हैं। तो याद रखिएगा,
दिमाग के विभिन्न भागों में असमानताएं होना, ठीक है, एबनॉर्मेलिटी होना, गैर आपक्षेप मतलब समझ रहे हैं ना, बिना ट्यूमर जो कंपन होता है वो बिना उसके जो है आपके एपिलेप्टिक मतलब मूर्छा या मिर्गी आना, ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर सेरोटोनिन में अनियमितता होना, यह सब बायोलॉजिकल फैक्टर है जो दिमाग से संबंधित है। चाहे आपका एपिलेप्टिक हो, मिर्गी हो, चाहे न्यूरोट्रांसमीटर हो, चाहे ब्रेन में कोई असमानता हो, यह सब बायोलॉजिकल फैक्टर है, ठीक है। तीसरा देखिएगा ईयरली लाइफ एक्सपीरियंस। अर्ली लाइफ एक्सपीरियंस का मतलब है कि बचपन का अनुभव, दूसरों की नकल तथा रोगों के कारण किसी निकट संबंधी की मृत्यु, निराशा, अधिक काम करना आदि जीवन की मुख्य घटनाएं भी इसका कारण बन सकती है। बचपन के अनुभव के मतलब है कि जैसे कोई बच्चा है, उसको बचपन में मान गए कोई ऐसे जो है उसको घटना से वाकिफ़ है जो उसको कभी भी जीवन में झकझोर सकता है, तो यह जो है जीवन के अनुभव अर्ली लाइफ एक्सपीरियंस होता है। जो बच्चा धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, सियाना होगा, तो हो सकता है उसमें यह OCD के जो है आ जाए। इसीलिए लोग कहता है प्रेत बाधा कि उसको जो है फलाना फलाना चिलाना जो है इसको पकड़ लिया है। तो ऐसे जो है होता नहीं है, नॉर्मली वह बच्चे का अनुभव किया हुआ रहता है और उसी कारण जो है उसके माइंड में एक ऐसा थॉट बनता है आगे चल के जो उसे बार बार वह जो है दशा याद दिलाने लगता है और व्यक्ति उसमें डूब जाता है, ठीक है। तो यह बचपन के अनुभव मतलब बच्चे में जो भी अनुभव बच्चा किया होगा, जैसे किसी का नकल करना बच्चे में बहुत ज़्यादा होता है, कोई रोग के कारण जो है किसी मृत्यु का जो है किसी संबंधी का रिलेशन में मृत्यु होना, निराशा हाथ लगना, अधिक काम करना, अधिक काम के बोझ होना, जीवन के आदि महत्वपूर्ण ऐसे घटनाएं कारण बन सकते हैं जो बचपन के अनुभव के कारण जो है आगे OCD होने का कारण है। चौथा है माय डियर मनोवैज्ञानिक कारण साइकोलॉजिकल फैक्टर। साइकोलॉजिकल फैक्टर के मतलब होता है कि इसमें कमजोर एवं प्रभावहीन अनुकूल प्रक्रिया, विकास तथा लक्षणों की पुनरावृत्ति होना शामिल है। मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल फैक्टर के मतलब होता है, सीधा समझिए कि मानसिक दबाव, मानसिक रिलेटेड जो है प्रेशर के कारण व्यक्ति में यह समस्या हो सकता है। अगर बहुत ज़्यादा आपको काम पर प्रेशर रहेगा तो मानसिक दबाव बनेगा, आपके अनुकूल जो है बहुत सारे चीज़ें जो है नहीं हो पाएगा, आपका जो आपके अंदर का विकास है, मेंटली विकास है, कमज़ोर होना भी इसका कारण हो सकता है। तो मानसिक जो है बहुत ऐसे कारण हैं जो आदमी को मानसिक समस्या में डाल देता है। तो मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल फैक्टर भी होगा, ठीक है। साइकोलॉजिकल फैक्टर में क्या होगा, तो बहुत सारे ऐसे चीज़ें होगा जो साइकोलॉजिकल फैक्टर में व्यक्ति को किसी भी काम को जो है पुनरावृत्ति करने के लिए बाध्यता करने लगता है। तो यह साइकोलॉजिकल फैक्टर हो गया। नॉर्मली यह 4 कारण लिख दीजिएगा। पहला जेनेटिक्स फैक्टर, दूसरा क्या लिखिएगा अर्ली लाइफ एक्सपीरियंस, तीसरा लिखिएगा साइकोलॉजिकल फैक्टर एंड चौथा क्या लिखिएगा बायोलॉजिकल फैक्टर, ठीक है। तो ये 4 कारण हो गया। चारों कारण में 1-1, 2-2 लाइन लिख दीजिएगा, आपका ये हो जाएगा, ओके। अब हम लोग देखेंगे सिम्टम्स। अब मैंने आपको इतना अच्छा से परिभाषा बता दिया कि सिम्टम्स लक्षण इसमें क्या क्या होगा, आराम से आप लिख सकते हैं। कैसे, देख लीजिए। जैसे मनोग्रसित संबंधी आशंकाएं। अब ऐसे व्यक्ति में आशंका बना रहेगा, जाहिर सी बातें है, कोई काम बार बार दोहराने का कब नौबत आता है, जब आपके अंदर डाउट होगा, आशंका होगा तभी ना। तो आप ऐसे आशंकाओं में डूबे रहेंगे और यही मनोग्रस्त संबंधी आशंकाएं होगा। गंदी विपरीत विचारों तथा मनोवैज्ञानिक विषय के संबंधी मनोग्रसित विचार। मनोग्रसित के मतलब समझ रहे हैं ना कि मानसिक रोग से ग्रसित, समझ गए। तो ऐसे आपके अंदर विचार आएंगे जो गंदी होगा, विपरीत होगा और मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल सब्जेक्ट से संबंधित जो है विचार आपके अंदर आएंगे, ठीक है। हिंसक यौन संबंध अथवा घृणित प्रक्रिया की मनोग्रसित कल्पनाएं। इसमें व्यक्ति ज़्यादातर मनोग्रसित होता है और मनोग्रसित में ही सारा काम करते रहता है, जैसे आशंका होना, गंदी और विपरीत विचारें आना, ठीक है। हिंसक यौन संबंध अथवा जो है किसी से जो है घृणा करने वाला विचार मन में आना, ठीक है। मनोग्रसित धारणाएं अथवा चिन्ह जो थॉट इक्वल एक्ट के जादुई फार्मूले पर आधारित है। अब जो व्यक्ति के अंदर जो मनोग्रसित धारणाएं व चिन्ह होते हैं वह थॉट इक्वल एक्ट के जादुई फार्मूले पर आधारित है, समझ गए। उसके बाद है मनोग्रसित से संबंधित डर। व्यक्ति को डर लगे रहता है, समझिए। अगर डर नहीं रहेगा, आपके अंदर डर अगर नहीं रहेगा तो आप श्योर रहेंगे। अगर आप गैस खुला नहीं छोड़े हैं, बंद करके कहीं गए हैं, तो आपके अंदर डर अगर नहीं रहेगा तो बार बार आएगा ही नहीं बाधा। लेकिन डर जाता है व्यक्ति, सोचता है कि अगर गैस खुले रह जाएगा तो घर में आग लग जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बहुत सारे मन में विचार आने लगता है, व्यक्ति डर जाता है, इसलिए वह सोचता है कि नहीं, एक बार देख लेने से ही बेटर होगा। तो इस प्रकार से व्यक्ति में डर आ जाता है। मनोग्रसित मतलब टोटल के टोटल मनोग्रसित से ही संबंधित चीज़ें आता है, ठीक है।
सातवां देखिएगा, मनोग्रसित अंतः प्रेरणाओं विशेषकर आत्म अपमान संबंधी। ठीक है, अब व्यक्ति को अंतः प्रेरणा मतलब जो उसका इंटरनल मोटिवेशन है, जो उसका आत्म अपमान मतलब संबंधी व्यक्ति को ये डर रहता है, व्यक्ति इस प्रकार से ग्रसित हो जाता है कि उसे लगता है कि हमें कोई अपमान कर देगा, हमें जो है इस प्रकार से व्यक्ति के अंदर आने लगता है। अनिवार्यता का मतलब होता है, देख लीजिए, यह समर्पित विशेषताएं नियंत्रित हो सकती है। यह जो आपके इस प्रकार के जो लक्षण है नियंत्रित हो सकता है। आम अनिवार्यता में धोना, साफ करना, गिरना, निरीक्षण करना, निवेदन करना, मांग करना, दिलासा देना, क्रियाओं को दोहराना, आदेश देना। अब आप लोग देखते होइएगा कभी कभी आप अपने टीचर के पास जाते हैं, आपसे कोई गलती हो गया, टीचर के पास जाते हैं और आप एक बार क्षमा मांग लिए, आप निवेदन कर लिए कि सर सॉरी, लेकिन आप तो कर लिए, टीचर भी जो है आपको माफ़ कर दिया, लेकिन आपको कहीं ना कहीं लगता है कि नहीं, टीचर अभी मेरा जो है माफ़ नहीं किया, आप दोबारा माफ़ी मांगते हैं। तो यह क्या होता है, इस वही कैटेगरी का बीमारी होता है। बार बार आप मांग रहे हैं, आपके टीचर आपको रियल में माफ़ कर दिए हैं, लेकिन आप इस चीज़ को समझ नहीं रहे हैं, आपके अंदर वही थॉट आ रहा है कि नहीं अभी नहीं माफ़ किया, आपके अंदर डर सा बना हुआ है और आप बार बार जो है कोई चीज़ करते हैं। तो यही बार बार करना अनिवार्यता होता है, बाध्यता होता है, और यह सब चीज़ें जो है इसके अंदर आता है। तो ये सब के सब लक्षण है। इसमें ज़्यादातर मनोग्रसित जो है व्यक्ति के अंदर ये चीज़ें होता है, और मनोग्रसित जब रहता है तो हिंसक यौन संबंध और घृणित प्रक्रिया की कल्पना व्यक्ति में आता है, गंदी विपरीत विचार आता है, ठीक है, आशंका आते रहता है, डर समाये रहता है मनोग्रसित का, ठीक है। तो तमाम चीज़ें होता है, साथ में अपमान से संबंधित मनोग्रसित होता है व्यक्ति, और ऐसे अनिवार्यताएँ आते हैं जिसमें व्यक्ति कोई भी काम को बार बार करता है। तो ये सब लक्षण होते हैं, ठीक है, लक्षण बता दिए। अब इसका आप प्रबंध कैसे करेंगे, प्रबंध मतलब इसका ट्रीटमेंट उपचार कैसे करेंगे। तो मेडिकल मैनेजमेंट है, पहला में ड्रग थेरेपी है। देख लीजिए, पहला है क्या चीज़, मेडिकल चिकित्सीय प्रबंध। प्रबंध में पहला चिकित्सीय में ड्रग थेरेपी है, ठीक है। ड्रग थेरेपी जो होगा उसमें जो है विभिन्न प्रकार के जो ड्रग होगा वो दिया जाएगा, जैसे एल्प्राजोलम होता है, उसके बाद होता है बस्पायरन होता है, जैसे ट्रैंक्विलाइजर तथा क्लेम्पीप्राइम, ठीक है, क्लेमीप्राइम और फ्लूऑक्सीटिन जैसे डिप्रेसेंटों का उपयोग किया जाता है, ठीक है। ये सब क्या होता है, एल्प्राजोलम, बस्पराइन, ठीक है, अल्प्राजाइम, बस्पराइन, ठीक है, यह दवाइयाँ का उपयोग किया जाता है, जैसे ट्रैंक्विलाइजर, क्लोमीप्राइम और फ्लूऑक्सीटिन जैसे डिप्रेसेंट का प्रयोग किया जाता है। समझ गए। तो यह सब हो गया हमारा मेडिकल ट्रीटमेंट। याद रखिएगा, एल्प्राजोलम, बस्पराइन, यह दो जरूर याद रखिएगा, समझ गए। दूसरा है बिहेवियर थेरेपी। बिहेवियर थेरेपी मतलब इसमें व्यवहार जो है बदला जाता है व्यक्ति का, ठीक है। बिहेवियर थेरेपी देकर व्यक्ति के व्यवहार को बदला जाता है। व्यवहार को बदलने वाली पद्धतियाँ जैसे विश्राम, सोचने की से रोकना, प्रतिक्रम को रोकना, फ्लडिंग एवर्सन थेरेपी आदि ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस गड़बड़ी में लाभदायक है। मैं आपको पहले ही बताया कि यह एक प्रकार का न्यूरोसिस है, ठीक है। साइकोसिस होता तो पूर्ण पागलपन होता, लेकिन न्यूरोसिस में पूर्ण पागलपन नहीं होता। न्यूरोसिस में मानसिक फंक्शनल गड़बड़ी हो जाता है व्यक्ति का, जिसमें चोट लगने से, ठीक है, न्यूरोलॉजिकल विकार होने से, कोई केमिकल जो है असमानताएं होने से, ब्रेन में कोई असमानताएं होने से होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, समझ गए। तो ये चीज़ें बता दिए। बिहेवियर थेरेपी में व्यक्ति को व्यवहार को, सोचने को, विश्राम को, प्रतिक्रम को, ये सब को रोकने के लिए थेरेपी दिए जाते हैं, ओके। अब नेक्स्ट है साइकोथेरेपी, जो कि एक चिकित्सीय डॉक्टर के द्वारा ही दिया जाता है। तो साइकोथेरेपी में इसमें सपोर्टिव थेरेपी और विश्लेषक साइकोथेरेपी शामिल है। साइकोथेरेपी में ओसीडी वाले को सपोर्टिव थेरेपी और विश्लेषक साइकोथेरेपी दिए जाते हैं, ओके। चौथा है ईसीटी। यह आवर्ती मनोग्रसित अवस्थाओं तथा निराशा यानी डिप्रेशन के लक्षण पाए जाने पर की जाती है। मान गए अगर सिर्फ ओसीडी का नॉर्मल लक्षण होगा तो फिर ईसीटी उसमें नहीं दिया जाएगा, लेकिन अगर ईसीटी का साथ साथ डिप्रेशन आ जाए, व्यक्ति में निराशा आ जाए और आवर्ती मनोग्रसित का अवस्था आ जाए, तो जाके जो है व्यक्ति में ईसीटी दिया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रबंध में मेडिकल प्रबंध, ठीक है। मेडिकल प्रबंध में क्या क्या देखे हैं, साइकोथेरेपी, बिहेवियर थेरेपी, मेडिकल थेरेपी एंड ईसीटी। तो ये हो गया हमारा चिकित्सीय प्रबंध, समझ गए। चलिए, और अब यहाँ पे नर्सिंग प्रबंध है।
तो नर्सिंग प्रबंध आपको यहाँ पे सीधा डायरेक्ट लिखना है। नर्सिंग प्रबंध हम आपको बता देते हैं। नर्सिंग प्रबंध में आपको क्या बताना है कि शुरू में रोगी की ज़रूरतों के अनुसार उसे सहारा देना चाहिए, क्रियाओं को ढंग के अनुसार करने के लिए योजना बनाएं, रोगी के साथ रहकर बेचैनी बढ़ाने वाली परिस्थितियों का निर्धारण करें, रोगी को सकारात्मक सुझाव देकर आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रोत्साहित करें, सोचने की क्रिया को रोकें, ज़्यादा सोचने नहीं दें, विश्राम और व्यायाम द्वारा रोगी के व्यवहार अपनाने में सहायता करें। ठीक है, और भी जो है हो सकता है, यहाँ पे देख लीजिए, परिवार में रोगी की भूमिका के बारे में निर्धारण करें, रोगी की पारिवारिक ढंग से विवादों को सुलझाने में सहायता करें और अन्य पारिवारिक सदस्यों की इस विवाद के प्रति प्रतिक्रिया का निर्धारण करें। अगर परिवार में किसी विवाद के कारण समस्या है तो रोगी के परिवार में पूर्व भूमिका का निर्धारण करें कि पहले व्यक्ति का क्या भूमिका था, रोगी के परिवार के ढंग से विवाद जो है उसको सुलझाने में सहायता करें और अन्य पारिवारिक सदस्यों की इस विवाद के प्रति क्या प्रतिक्रिया है निर्धारण करें। ठीक है, तो ये जो अगर मान गए कोई विवाद के कारण परिवार में ऐसा सिचुएशन किसी व्यक्ति को आ गया तो उसको एज ए नर्स आप सुलझाने का प्रयास करें, सभी को जो है प्रतिक्रिया बताएं कि इसमें क्या जो है किसका रिएक्शन किस प्रकार का है। उस प्रकार से आप तमाम जो ऐसे चीज़ है जो आप लक्षण में देखें ना उसी को एज ए नर्स जो है दूर करने का यहाँ पर आप लोग जो है इसका क्या लिख दीजिएगा, लक्षण में लिख दीजिएगा। ठीक है, देखिए मैं बता रहा हूँ, चाहे आपका मेडिकल सर्जिकल हो, चाहे मेंटल हेल्थ हो या चाइल्ड हेल्थ हो, अगर आप प्रश्न को समझ गए, उसके लक्षण कारण को समझ गए ना, तो नर्सिंग प्रबंध लिखना बड़ी आसान है। क्योंकि नर्सिंग प्रबंध हम कहाँ से लाएंगे, उस बीमारी पर ही आधारित होगा, उस लक्षण पर ही आधारित होगा। जो लक्षण दिखेगा हमें उसी लक्षण को तो प्रबंध करेंगे ना, तो उसी लक्षण को दूर करने के लिए, सहायता करने के लिए मरीजों को जो है हम लिखते हैं नर्सिंग प्रबंध। समझ गए? तो ये आपका हो गया OCD समाप्त। OCD हमेशा लॉन्ग में पूछता है, ये बातें ध्यान में रख लीजिए। अब प्रश्न यहाँ पे आता है कि डिलीरियम क्या होता है। डिलीरियम को हम लोग प्रलाप भी कहते हैं और सन्निपात भी कहते हैं। ठीक है, अब यह क्वेश्चन इस बार पूछा गया था MP में कि तीव्र ऑर्गेनिक मानसिक विकार कौन सा है, बताइए। बहुत लोग उसमें जो है डेमनेशिया लिख दिया, फलान ठिकान लिख दिया, लेकिन एक बात समझ लीजिए कि सन्निपात जो होता है अस्थायी तीव्र मानसिक कायिकी विकार है। ठीक है, अस्थायी तीव्र यह एक एक्यूट होता है, तीव्र अचानक से अटैक करता है व्यक्ति पर। ठीक है, तो डिलीरियम तीव्र जो है कायिकी मानसिक विकार है और यही डिलीरियम जो है वहाँ पे फील होना था। समझ गए? चलिए डिलीरियम के बारे में टोटल चीज़ें समझते हैं। डिलीरियम होता क्या, पहले इस चीज़ को समझिए। देखिए, डिलीरियम या सन्निपात एक एक्यूट लेकिन गंभीर स्थिति है। यह देखिए एक्यूट है ना, एक्यूट, यही पूछा था कि एक्यूट मानसिक ऑर्गेनिक विकार कौन है, तो डिलीरियम होगा। समझ गए? तो डिलीरियम या सन्निपात एक एक्यूट है, मतलब अचानक से या तीव्र गति से हमला करने वाला है, लेकिन यह एक गंभीर स्थिति है। एक्यूट में होता यह है कि अचानक से अटैक करता है लेकिन फिर जो है धीरे धीरे सही भी हो जाता है, लेकिन यह एक गंभीर स्थिति होती है जिसमें व्यक्ति की चेतना मतलब सोचने समझने की जो स्तर होती है उसमें अत्यधिक कमी आ जाती है, वह सोच के प्रति भ्रम उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, अगर आपसे कोई डिलीरियम पूछेगा सीधा कहिएगा कि डिलीरियम यानी सन्निपात एक एक्यूट है लेकिन गंभीर है। यह व्यक्ति को सोचने समझने यानी चेतना स्तर को प्रभावित करता है, जिसमें अत्यधिक कमी आ जाती है सोचने के स्तर, समझने के स्तर में, और व्यक्ति के सोच मतलब थिंकिंग से संबंधित जो है भ्रम व्यक्ति में आ जाती है। ठीक है, यह स्थिति डेमनेशिया के विपरीत अचानक उत्पन्न होती है। इसके लक्षण कुछ घंटों या कुछ सप्ताह तक रह सकती है। आपको पता होना चाहिए कि जो डेमनेशिया होता है वह धीरे धीरे व्यक्ति पर अटैक करता है, बट जो डिलीरियम होता है यह अचानक से तीव्र गति से व्यक्ति पर हमला करता है। समझ गए? तो यही कहता है कि यह डेमनेशिया के विपरीत है, मतलब यह अचानक, डिलीरियम अचानक आता है, लेकिन डेमनेशिया जिसे मनोभ्रंश कहते हैं यह धीरे धीरे या कोई अन्य रोगों के कारण जो है लंबे समय से व्यक्ति पर अटैक करता है। ठीक है, यह विपरीत अचानक उत्पन्न होती है, मतलब यह अचानक उत्पन्न होती है और डिलीरियम के लक्षण कुछ घंटों या कुछ सप्ताह तक ही रहता है, बाकी धीरे धीरे ठीक हो जाता है, लेकिन यह गंभीर होता है। समझ गए? ध्यान रखिएगा। सन्निपात के कारण क्या होता है। अब माय डियर, अगर आपको सन्निपात के कारण याद करना है तो आपको ऑर्गेनिक डिसऑर्डर जो होता है ना, मानसिक कायिक विकार, ऑर्गेनिक, ठीक है, ऑर्गेनिक डिसऑर्डर जो है, उस ऑर्गेनिक डिसऑर्डर का जो है आप लोग अगर कारण याद कर लीजिएगा तो ऑर्गेनिक डिसऑर्डर में भी और आपके और डिलीरियम में दोनों में काम यही कारण आ जाएगा। तो इसको याद रखिए, VIN भिंडिक्टमेंट, ठीक है, भिंडिक्ट
ठीक है, मैड, विंडिक्टिव, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे विंडिक्टिव मैड, मैड को छोड़िए, विंडिक्टिव याद रखिएगा ना, VINDICTIV, विंडिक्टिव याद रखिएगा। तो यही फुल फॉर्म जो है आपके इसके कारण को बता देता है, ठीक है, यह अभी शॉर्ट में दिया है। चलिए फुल फॉर्म को देख लेते हैं। V4 भस्कुलर, भस्कुलर मतलब होता है वाहिका, वाहिका मतलब होता है कि वाहिका से क्षतिग्रस्त, जैसे मस्तिष्क में कोई रोग होना, ठीक है, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस मतलब धमनी में तनाव होना, ठीक है, जो है रक्तस्राव होना कपाल के अंदर, इंट्राक्रेनियल हेमरेज, तो यह सब भस्कुलर डिसऑर्डर है, वाहिका से संबंधित रोग होगा तो वह कारण बनेगा आपके डिलीरियम का। इन्फेक्शन, अगर मान गए इन्फेक्शन हो जाता है मस्तिष्क में, जैसे एन्सेफलाइटिस, मेनिंजाइटिस, यह मस्तिष्क का इन्फेक्शन है और यह इन्फेक्शन भी जो है व्यक्ति को प्रभावित करता है। डिलीरियम डेमनेशिया ऑर्गेनिक होता है रोग, ठीक है। तो अगर ऑर्गेनिक आपसे कोई पूछेगा ऑर्गेनिक रोग कौन सा है तो बताइएगा डिलीरियम और डेमनेशिया, ठीक है, यह दोनों जो है दोनों डी से है, डिलीरियम और डेमनेशिया दोनों ऑर्गेनिक डिसऑर्डर है, ठीक है। कारण पूछेगा तो विंडिक्टिव याद रखिएगा, ठीक है। अब VI देख लिए, N देखते हैं, N मतलब होता है नियोप्लास्टिक मतलब नवो उत्पादित, नवो उत्पादित मतलब नया उत्पादन ब्रेन से संबंधित, जैसे मेनिनजियोमा और अब्सेस मतलब ब्रेन में फोड़ा बन जाता है ना, सूजन हो जाता है ना, गांठ बन जाता है, तो यह नियोप्लास्टिक होता है। एक होता है मेनिनजियोमा और एक होता है अब्सेस यानी फोड़ा जो मस्तिष्क में कहीं हो सकता है और ये कारण डिलीरियम डेमनेशिया हो सकता है। डीजेनरेशंस मतलब होता है व्यय जनन, वृद्धा से पहले पैदा होने वाला मनोभ्रंश, मतलब कोई व्यक्ति है उसमें वृद्ध होने वाला है और वृद्ध होने से पहले अगर उसमें मनोभ्रंश डेमनेशिया आ जाता है तो उसे डीजेनरेशंस मतलब व्यय जनन कहते हैं। आई मतलब होता है इंटॉक्सिकेशन मतलब कुछ नशीली दवाइयों के दुष्प्रभाव, ठीक है, कुछ ऐसे दवाइयाँ या ऐसे सम्मोहक ऐसे दवाइयाँ ले रहे हैं जिसका दुष्प्रभाव भी उत्पन्न करता है डिलीरियम को, ठीक है। तो इंटॉक्सिकेशन याद रखिएगा I4, ठीक है। C4 है कॉन्जेंटल जन्मजात, कुछ ऐसे रोग जन्मजात होते हैं जो ब्रेन से संबंधित होते हैं, जैसे एपिलेप्सी, एनुरिज्म, धमनी विस्फार, ठीक है, धमनी का सूजन हो जाना, धमनी विस्फार। T4 होता है ट्रॉमेटिक, चोट लगने से हो सकता है, ब्रेन में चोट उट लगने से हेमाटोमा होता है, ब्लड का जो है इकट्ठा हो जाता है, ठीक है, कन्फ्यूजन लैक्रेशन मतलब चोट लगना ब्रेन में, समझ लीजिए। I4 इंट्रावेंट्रिकुलर अंतर्निलय, जैसे हाइड्रोसेफलस, अगर ये हाइड्रोसेफलस जन्मजात रोग है बच्चा का, अगर ये हाइड्रोसेफलस ठीक नहीं होता है और बच्चा में सूजन ही रह जाता है ब्रेन में तो यह भी कारण बन जाता है। और भी मतलब होता है विटामिन की कमी, जैसे विटामिन B12, विटामिन B1 का, नियासिन का, ये सब के कमी जो है आपको ब्रेन में कमजोरी कर देता है। E4 इंडोक्राइन, जैसे अंतःस्रावी ग्रंथिया में गड़बड़ी होना, जैसे मधुमेह, कोमा, हाइपोग्लाइसेमिया, कुशिंग सिंड्रोम, तो यह सब विंडिक्टिव मैड याद रखिएगा, ठीक है। तो आपको मैं बता दिया, आपको क्या याद रखना है, विंडिक्टिव, V फॉर भस्कुलर, I फॉर देखें ना, V फॉर विंडिक्टिव, ठीक है, N फॉर नियोप्लास्टिक, I फॉर इन्फेक्शन, ठीक है, और उसके बाद था यहाँ पे I फॉर है इंटॉक्सिकेशन, ठीक है, विंडिक्टिव ट्रॉमेटिक, समझ गए, विटामिन, उसके बाद है आपका इंडोक्राइन से जो है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, और 1 2 3 4 5 6 7 बच गया हमें 1 2 और 3। देखिए ऐसे ही याद करना बेस्ट होता है, अगर हम रटेंगे तो मान के हमको ए आ गया ए नहीं आया तो फिर हम यहीं पर लटक जाएंगे, लेकिन हम आगे तक सोचेंगे तो देख लेंगे ना कि आगे तक कहाँ तक याद है और कौन कौन गड़बड़ा रहा है। तो अब हम देख लेंगे कि जैसे हम V फॉर भस्कुलर, I फॉर इन्फेक्शन, N फॉर नियोप्लास्टिक, ठीक है, उसके बाद हो गया I फॉर इंटॉक्सिकेशन, ठीक है, T फॉर ट्रॉमेटिक, ठीक है, V फॉर विटामिन, E फॉर जो है E फॉर इंडोक्राइन मेटाबॉलिक। अब कौन कौन सा गड़बड़ा रहा है देख लीजिए, I फॉर इंट्रावेंट्रिकुलर, ठीक है, C फॉर कॉन्जेंटल और उसके बाद D फॉर डिजेनरेशंस, ये तीनों गड़बड़ा रहा था तो इसको रिपीट कर लेंगे तो ध्यान में आ जाएगा। तो यह सब कारण ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर का होता है, या यूँ कहा जाए तो डिलीरियम और डेमनेशिया में भी यही कारण सब होता है, जो ब्रेन में विभिन्न प्रकार के इन्फेक्शन, चोट, इंडोक्राइन सिस्टम गड़बड़ाना, विटामिन के गड़बड़ाना, इस सब के कारण से ब्रेन में गड़बड़ी आता है और ऑर्गेनिक डिसऑर्डर होता है, ठीक है। यह सब कोई भयानक पागलपन का रूप नहीं होता है। अब लक्षण देखेंगे, लक्षण से जैसे ही यह सब चीज़ें होगा तो आपके चेतना कॉन्शियस पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है, आपके जो स्मृति लोप होता है, मेमोरी लॉस हो सकता है, ठीक है, भावनात्मक अस्थिरता होगा, मतलब इमोशनली आप स्थिर नहीं रहेंगे, आपके अंदर डर, बेचैनी, डिप्रेशन, चिड़चिड़ापन ये सब आ सकता है, आक्रामक व्यवहार हो सकता है, तोड़ फोड़ करना हो सकता है। चूँकि आप लोग देखिएगा कि एक नॉर्मल बुढ़ापा होता है ना, तो व्यक्ति बुढ़ापा में बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है, गुस्सा करने लगता है, क्यों? क्योंकि वह व्यक्ति में मानसिक जो क्रिया होता है वह प्रभावित होने लगता है बुढ़ापा में, ठीक है।
व्यक्ति तोड़ फोड़ कर सकता है। इसीलिए देखते हो कि कोई कोई बूढ़ा व्यक्ति ऐसे होता है जो थोड़ा सा बात पर मारने दौड़ने लगेगा लाठी लेके, लेकिन वो बिल्कुल ठीक रहता है। ठीक है, गाली दे सकता है। ठीक है, वातावरण के प्रति जागरूकता कम होगा, एकाग्रता में कमी आएगा, कंसंट्रेशन में कमी आएगा। ठीक है, रात को डर लगेगा, समय व स्थान का सही से ज्ञान नहीं होगा कि आप कहाँ हैं, कहाँ बैठे हुए हैं। ठीक है, स्मरण शक्ति पर प्रभाव पड़ेगा, शारीरिक रूप से रोगी हो सकते हैं और शरीर आपका ट्यूमर हो टीमर मतलब कंपन हो सकता है। ठीक है, तो यह सब जो है आपके लक्षण बनते हैं आपके मानसिक गड़बड़ी होने से। समझ रहे हैं चीज़ों को। चलिए, अब इसमें जांच हो सकता है, चूँकि यह एक ब्रेन के रिलेटेड समस्या है, ब्रेन में गड़बड़ी से। ठीक है, तो रोगी के इन्वेस्टिगेशन में सीटी स्कैन, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का टेस्ट करवा सकते हैं, मेंटल स्टेटस का परीक्षण करवा सकते हैं, जो स्कल खोपड़ी है उसका एक्सरे करवा सकते हैं, VDRL, यूरिन शुगर, प्रोटीन, वे सब का चेक जो है करवा सकते हैं। ठीक है, चलिए, ट्रीटमेंट में क्या है तो देख लीजिए। ट्रीटमेंट में कोई खास नहीं है। ट्रीटमेंट में जो होता है वह आप जो है इसको पेशेंट को स्नायु को प्रभावित करने वाला औषधि मतलब सीडेटिव या हाइप्नोसिस, जिससे जो है व्यक्ति को आराम मिले, व्यक्ति शांत हो, नींद आए, वैसा दवाइयाँ दिया जाता है। जैसे फेनोबार्बिटोन आधा GM से लेकर 1 GM तक जो है 3 बार दे सकते हैं। ठीक है, स्नायु को मतलब न्यूरॉन को प्रभावित करने वाले औषधि देते हैं जो सीडेटिव और हाइप्नोसिस प्रकार के होता है। जैसे हाइप्नोसिस मतलब नींद आने वाला, सीडेटिव मतलब शांत करने वाला। ठीक है, यह फेनीबार्बिटोन होता है 1 से लेकर 1 GM TDS 3 बार। ठीक है, दूसरा है न्यूरोलेप्टिक दवाइयाँ में कौन सा दवाइयाँ होता है, क्लोप्रोमाजाइन 85 से देख लीजिएगा, यहाँ पे याद रखिएगा। ठीक है ना, 85 से यहाँ पे 3 बार इसे भी जो है दिया जाएगा। सॉरी, ये उल्टा है, 50 से 85 mg होगा। ठीक है ना, TDS दिया जाएगा, याद रखिएगा। न्यूरोलेप्टिक्स दवाइयाँ में ये सब एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल नहीं याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ देगा, आप वापस चलाइएगा। तो न्यूरोलेप्टिक का अगर पूछेगा तो क्लोरोप्रोमाजाइन याद रखिएगा। अगर आपसे पूछ दे हिप्नोटिक का बताइए, ठीक है ना, हिप्नोसिस का बताइए या फिर सीडेटिव्स का बताइए, तो यहाँ पे देख सकते हैं फेनीबार्बिटोन था। सीडेटिव में डाइजापाम भी आता है। ठीक है, और विटामिन के गड़बड़ी से चूंकि ब्रेन में कमजोरी आने लगता है व्यक्ति को, उससे भी जो है डिलीरियम होता है। तो उसके लिए विटामिन B12, विटामिन B1 जो है एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है IV फ्लूइड के माध्यम से, जो मानसिक कमजोरी को दूर करता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। अगर आपको भी लगता हो कि हमारा याददाश्त कम है, हम कोई भी चीज़ जो है ज़्यादा देर तक नहीं दिमाग में रख पा रहे हैं, हमें जो है सोचने में गड़बड़ी आ रहा है, चिड़चिड़ा हो रहा है, तो आप समझिए कि आप जो है विटामिन B का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके शरीर के न्यूरॉन को मजबूत करता है। बाकी यहाँ पे देखिए नर्सिंग प्रबंध यहाँ पे एकदम लिखा गया है, देख सकते हैं एकदम नर्सिंग प्रबंध आप लोग लिख दीजिए। मरीज की जांच करनी चाहिए, रोगी को ट्राइमाइन युक्त पदार्थ कैफीन और कोला नहीं देना चाहिए, रोगी को उच्च कैलोरी और उच्च विटामिन युक्त भोजन दे, व्यावसायिक व मनोरंजन थेरेपी दे, रोगी के कमरे में कम उद्दीपक होने चाहिए। ठीक है, भ्रांति पैदा करने वाला दवाइयाँ से बचना चाहिए जैसे डिजॉक्सिन, तरल व इलेक्ट्रोलाइट अच्छा से दे, रोगी के परिजनों को रोग और उसकी जटिलताओं के बारे में बताएं, उन्हें आश्वासन दे। तो यही हमारा डिलीरियम होता है, जिसमें अचानक से व्यक्ति के मानसिक तौर पर हमला करता है, जो विभिन्न प्रकार के मानसिक गड़बड़ियों के कारण जो है हो सकता है। ठीक है, चाहे चोट लगना, इन्फेक्शन होना, या जो रक्त वाहिका होता है ब्रेन में उसमें संबंधित समस्या हो सकता है, या जन्मजात भी हो सकता है।